दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हम आज आपके लिए खास मेहमान लेकर आए हैं श्रुति सांडियाल जी को, जिनका करियर शुरू हुआ मल्टीनेशनल कंपनी में। फिर उन्होंने जो उनकी तिरवा स्टेट है वहाँ की फार्मिंग में ऑर्गेनिक जो पुट देते हुए, और अब वो काम कर रही हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे, जिसमें तमाम सारे उनके प्रोडक्ट हैं। हनी है, अचार है, टमाटर है और बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो आपके लिए लाना चाहती हैं, और अब वो मार्केट में इन चीज़ों को लेके आई हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्यों लेके आई और एग्रीकल्चर के साथ कैसा उनका जुड़ाव रहा, ये हम बात करेंगे। और श्रुति जी युवरानी तिरवा भी हैं, तो एक तरीके से आप देखिए कि जो लोग कैरियर, कई बार आज के जो युवा होते हैं उनको लगता है कि एग्रीकल्चर में कैरियर नहीं है, लेकिन श्रुति जैसे लोग बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कैरियर है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, और इससे जो बहुत सारी बीमारियां उनसे बचा जा सकता है। श्रुति जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप अपने बारे में, जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, हाँ जी, तो वहाँ से जो एग्रीकल्चर की तरफ आना हुआ, हाँ जी, वो यात्रा कैसी थी? बिल्कुल। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स गार्डनिंग काफ़ी करते थे, तो वो एक वो जो होता है ना बीज गार्डनिंग का, वो पहले से ही था दिमाग में। छोटे में भी हम लोग जैसे जब खेलते थे, बाहर बहुत खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, तितलियों को पकड़ते थे, तो एक नेचर से एक जुड़ाव शुरू से ही बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मैंने दिल्ली से अपना मतलब कॉलेज बीकॉम ऑनर्स किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। फिर मैं विदेश में भी रही कुछ साल, एंड जब लौट के आई तो मैंने टाटा रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छे उसमें भी काम किया। 2021 काफ़ी लोगों के लिए ख़राब था, पर हम लोग के लिए तो उसने हमारा पूरा परिवार ही जैसे बिखरा दिया। तो मुझे वापस लौट के आना पड़ा, एंड जब मैं लौट के आई तो हम लोग के जो फार्म के प्रोडक्ट्स थे वो ना खा के मैं ऑनलाइन जाके ढूंढती रहती थी कि कहीं से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाए, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही खाते थे। पर बहुत मुश्किल था यहाँ पर शुरू में ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना और उनका मतलब उनका मिलना। तो मैंने तब सोचा कि क्यों नहीं हमारी अपनी जो फार्मिंग है हम उसको कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ाएं और उस पर काम करें। तो हमने 5 एकड़ लैंड से स्टार्ट किया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो 3 साल का होता है, जिसमें सॉइल के ऊपर बहुत काम किया जाता है। हाँ, सॉइल जब हम लोग देखते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं तो डर्ट है, बट एक्चुअली डर्ट नहीं है, उसमें माइक्रोबियल लाइफ है, उसमें बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एंथ्रोपॉड्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, बग्स हैं, ये सारे काम करते हैं एक साथ, और जो आपका पौधा होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और सॉइल में एक क्या कहते हैं, एक मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, एयर पॉकेट्स क्रिएट करते हैं, और कार्बन भी उसमें वापस आता है एटमॉस्फेयर से। तो ये बहुत ही बड़ा काम होता है सॉइल पे वर्क करना, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं आज के डेट में क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है, एंड वो बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो हम अपने आगे वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे। और ये अगर हम इस पे अभी से काम नहीं करेंगे स्टार्ट, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आगे। एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का असर बहुत हो रहा है। हाँ, वो मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको विस्तार में बता सकती हूँ। तो एक तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड उसमें निकलती है, वो एटमॉस्फेयर पे जाता है, वो ओजोन लेयर के लिए बहुत ख़राब होता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हानिकारक होता है। एक तो वो होता है। कन्वेंशनल फार्मिंग का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जो कार्बन प्लांट लेता है वो 40% तो प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है, 30% रूट्स के लिए होता है, और जो बाकी 30% होता है वो आपका वो जो मैंने आपको बताया था माइक्रोबियल लाइफ उसको सपोर्ट करता है। तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन भी लेके सॉइल में डालता है,
उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है, वातावरण से कार्बन चला जाता है। तो ये बहुत ही मतलब इसके वाटर कंटामिनेशन नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि पानी जो आपका है उसमें तो जस्ट रन ऑफ होता है आपका फार्म लैंड से। तो अगर कन्वेंशनल फार्मिंग है तो पूरे फर्टिलाइजर्स हैं उसमें, तो पानी भी कंटामिनेट होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये नहीं होता है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होती है वो कम होती है। एंड वो नंबर 1 कारण है आज हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इश्यूज चल रहे हैं। हमारा 1/3 जो लैंड है वो एरेबल लैंड वो हमने खो दिया है पिछले 40 साल में। ये इसलिए क्योंकि हमने इतना अपने जो नेचर को और नेचर को इतना अब्यूज़ किया है। हमें समझना चाहिए ना कि हम भी नेचर के पार्ट हैं। अगर हम नेचर को अब्यूज़ करें तो हम अपने आप को भी तो अब्यूज़ कर रहे हैं। और फिर केमिकल्स का तो आपको पता ही है, कैंसर मतलब कॉज करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ख़राब है, ब्लड प्रेशर हाई करता है, बच्चों में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उनका ब्रेन फंक्शन नहीं होता ठीक से, अर्ली प्यूबर्टी ऑनसेट हो जाता है। तो मतलब इसके बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स हैं। ऑर्गेनिक जब आप खेती एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या कठिनाइयां सामने आती हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऑर्गेनिक खेती में बहुत कठिनाइयाँ हैं। पहले 3 साल में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है। पर वो जो फर्स्ट 3 इयर्स है उसको हम इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि हम उसमें अपने सॉइल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपका प्रोडक्ट है या ईल्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो 45% कम होता है। तो वो वैसे महंगा हो जाता है। तो वो महंगाई के कारण हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव होता है। कास्ट कम ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होता है। हाँ, प्रोडक्शन कम होता है और लेबर इंटेंसिव, इसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स लगते हैं। हमारे लेबर्स बहुत काम करते हैं वीड्स निकालने में, मल्चिंग करने में, तो लेबर इंटेंसिव काम होता है। और इसका जो मेनोर होता है, जैसे काउ डंग मेनोर बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट करते हैं, इसमें बहुत काम होता है, वो बैक एंड पे होता है। तो ये एक दूसरी कारण ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। तीसरा जो चैलेंज हमने फेस किया है वो एक एजुकेशन नहीं है लोगों में अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। वो लोग सोचते हैं ये अमीर लोगों का वो है, उनको ये नहीं समझ में आता है हमारी हेल्थ के लिए है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए है। उनको ऐसा लगता है कि महंगा है ये अमीरों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। चौथी चीज़ ये है कि बिकॉज अवेयरनेस नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत कम है इसकी। तो ये जुड़ा हुआ है अवेयरनेस से, हमें डिमांड इसकी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे फार्मर्स जो हैं, चलिए हम लोग तो तब भी कर लेते हैं, जो बाकी फार्मर्स हैं अगर डिमांड नहीं है तो वो एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा रखें, ईल्ड कम हो, और ऊपर से उनका वो माल बिके ना उस रेट पे, तो उनके लिए तो लॉस ही है। तो कुछ हो सकता है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ वगैरह ऐसी क्रिएट करे जो फार्मर्स को हेल्प करे, उससे आगे बढ़ाया जा सकता है। जी। और अनदर पॉइंट है कि जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जिसे हम लेते हैं वो 3 साल लगते हैं उसको लेने में। उसमें आपको अपने सॉइल का पीएच लेवल मेंटेन करना होता है, वाटर का पीएच लेवल, तो काफ़ी चीज़ें उसमें करनी पड़ती है। तो वी आर गाइडेड बाय द गाइडलाइंस लेड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमें उसके तरह से चलना होता है। जी। तो है, ये चैलेंजेस तो हैं। अब अगर हम तिरवा फार्म्स की बात करें, हाँ जी, तो आप क्या क्या प्रोडक्ट लेके आ रही हैं अभी और आगे क्या उस चेन में बढ़ाने वाली हैं? हाँ जी, तो हमने स्टार्ट जो किया था वो पूरा फार्म पे ही काम किया था। तो जैसे टमाटर है, वाटरमेलन है, तरबूज या खरबूजा है, इस टाइप के हमने मतलब पौधे उगाए थे एंड वो काफ़ी अच्छे किए। फिर हमने थोड़ा स्ट्रॉबेरी से भी एक्सपेरिमेंट किया पर वो चला नहीं। तो हमने भी थोड़ा सा हिट एंड ट्राई होता है, क्योंकि कोई केस स्टडी नहीं है। जो आपका जो लैंड पार्सल है वो उसका सॉइल डिफरेंट है, उसका जो जहाँ वो कौन सा पौधा वहाँ उग सकता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रैक्टिसेस जैसे पंजाब में चल रही हूँ वो ले आऊँ, क्योंकि वो हमारे लैंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
तो हमें अपने लैंड को समझना, हमारा जो मिट्टी है उसको समझना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये स्टार्ट जो किया था वो ये सारे पौधों से किया था, पर प्रॉब्लम ये था कि मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी। तो हमारा एक डिस्टिलरी था कन्नौज में पुराना, तो हमने उसको रिवैम्प किया एंड वहाँ हम रोज़ वाटर और कुछ जैसे इत्र में भी हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि फिर थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। तो वो दूसरी चीज़ की। फिर हमने एक बी फार्मर है उनसे टाई अप किया और कुछ बी बॉक्सेस अपने फार्म में लगवाए, तो उससे हम शहद का भी करते हैं। और शहद जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बीज वैक्स होता है, वो आपके लिए बहुत मतलब आपके स्किन के लिए, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उससे हमने साबुन बनाए और लिप बाम्स बनाए, बॉडी बटर बनाए। तो हमने धीरे धीरे करके थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड किया अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि एक दो चीज़ अगर मैं लेके बैठी रहूँ, तो टमाटर लेके बैठी रहूँ, तो वो नहीं बिकेगा। लोग डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट चीज़ें लेते हैं। और चौथी चीज़ मैंने ये की कि जैसे लोकल आर्टिसंस होते हैं, जैसे जारदोजी का काम हमारे स्टेट में बहुत होता है, तो जारदोजी का जो पोटलीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया इन आर्टिस्ट्स को कि आप हमको दीजिए, हम आपकी तरफ से बेचते हैं और उसके जो प्रोसीड्स होते हैं वो हम आपको देंगे। तो इस टाइप का हमने एक हाँ ये भी किया। कुछ प्रोडक्ट आप दिखा रही थी, क्या क्या है? हाँ, तो ये तो मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा जैसे आप जानते हैं कि इसके जो पेड़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी किस काम आता है ये WHO ने मोरिंगा पाउडर को एक सुपर फूड का किरदार दिया है। अच्छा। क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है, कैन बी यूज लाइक अ सप्लीमेंट। अच्छा। तो ये बहुत ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपका ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, आपका हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स। फिर मैं आपको बताई थी शहद के बारे में। ये तो शहद है। हाँ, तो ये हम शहद है, ये हमारे फार्म से है एंड इसमें हमने कोई केमिकल्स नहीं यूज़ किए, कोई मतलब जैसे काफ़ी लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं शहद में, हमने या फ्लेवरिंग यूज़ करते हैं, हमने कोई भी इसमें केमिकल्स फ्लेवरिंग कुछ भी नहीं। दिस इज़ एब्सोल्युटली 100% प्योर हनी, सो इसमें कोई टैम्परिंग नहीं है। किन किन साइज़ के पैकेज में है ये? अभी तो इसी साइज़ में हमने किया है। अच्छा। बट हमने बीच में ट्राई किया था एक छोटा साइज़ भी करने को, बट फिर हमने रियलाइज़ किया कि लोग वैल्यू इसमें देखते हैं, बड़ा अगर होता है तो उसमें ज़्यादा वैल्यू देखते हैं। ये अभी टमाटर की खेती की है, जो टमाटर हार्वेस्ट हुए। अच्छा। तो वो इतने मतलब जैसे यहाँ मैं जब लखनऊ लेके आई तो लखनऊ में टमाटर सॉस जैसा है, ये मैं अभी इसके बारे में बताती हूँ आपको। तो लखनऊ में 36 रुपीज़ का बिक रहा था टमाटर, हमने इसको 30 रुपये में टमाटर को बेचा। फिर हमने कहा हम इतने लॉस में कर रहे हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कम होती है, क्योंकि उसमें पॉलिशिंग नहीं होती, उसमें इंजेक्शंस नहीं लगते, उसमें कोई सिंथेटिक्स नहीं यूज़ होता है, तो शेल्फ लाइफ हम लोग के प्रोडक्ट्स की बहुत कम होती है। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो नेपाल की हैं, तो ये नेवारी रेसिपी है, रॉ टोमेटो पिकल। अच्छा। हाँ, ये मतलब कच्चा टमाटर का पिकल है, कच्चे टमाटर का अचार है। हाँ, तो इसको जो टमाटर है इसको हम पहले सन में ड्राई करते हैं, उसके बाद इसका ये अचार बनता है। अच्छा। ये नेपाली रेसिपी है, इसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है एंड काफ़ी डिमांड आई है इसकी। इनफैक्ट कल ही हमने फार्मर्स मार्केट में 32 यूनिट्स बेचे हैं इसके, मतलब 2 घंटे में, विच इज़ क्वाइट गुड। तो ये इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है मार्केट में। ये जो सोप है ये बीज वैक्स से बना है। अच्छा। हाँ, ये प्योर बीज वैक्स से सोप बना है। हाँ। इसमें अगेन देयर नो केमिकल्स। ये बहुत झाग नहीं देता है, बट ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इट नरिशेस योर स्किन नेचुरली, क्योंकि इसमें हमने कुछ और डाला नहीं है। ये एंड बीज वैक्स इज़ अ नेचुरल मॉइस्चराइजर, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप बच्चों पे यूज़ कीजिए, आप अपने फेस पे यूज़ कीजिए, फेस वॉश वगैरह हटा दीजिए, ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए, नेचुरल चीज़ें ये। हाँ, आप देखिएगा आपकी स्किन पे, आपकी हेल्थ पे कितने बेनिफिट्स होंगे। हम लोग 150-200 रुपये की कॉफ़ी पी लेते हैं, पर जहाँ मैं मोरिंगा पाउडर 150 रुपये का बेचती हूँ, जो 1 महीने चलेगा आपका, उसमें लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, और आगे जाके ये हमारा शरीर ही हमारा साथ देगा। तो ब्यूटी प्रोडक्ट में सोप के अलावा और क्या क्या है?
रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर जो मैंने आपको डिस्टिलरी बताई थी वो प्योर रोज़ वाटर है, उसमें अगेन कोई केमिकल्स नहीं है। वो जो भपका होता है उसमें जब स्टीम डिस्टिलेशन जिसे कहते हैं, रोज़ के पेटल्स रखे जाते हैं और स्टीम जो होते हैं, फिर वो जो पानी होता है दैट इज़ द रोज़ वाटर वी, एंड इट इज़ वेरी गुड। वो आपके स्किन के लिए, आँख के लिए इट इज़ वेरी गुड। आपने बोला स्किन केयर प्रोडक्ट, तो वो एज अ टोनर यूज़ करते हैं लोग, मतलब मुंह धो के उसको स्प्रे करते हैं अपने फेस पे, उसके बाद क्रीम लगाते हैं, तो एक शील्ड की तरह उसको यूज़ किया जाता है। हाँ। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे जिन पे हमने बातचीत की। हाँ। कुछ और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। हाँ जी। और हेल्थ के लिए क्यों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। क्या होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्शन में कोई केमिकल्स नहीं, फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ होते हैं, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के वो इंटैक्ट रहते हैं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो आपको एक वेरी न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट मिलता है। जो अगर आप केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, एक तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ऊपर से उसमें आपको केमिकल्स मिलते हैं, तो दोनों तरह से वो हानिकारक होता है आपकी सेहत के लिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि हम रीजनल और सीजनल प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा एम्फेसिस दें। क्या होता है जब आप अपने रीजनल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप अपने फार्मर को हेल्प करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, और जो इकोनॉमी उस रीजन की है उसको सपोर्ट करते हैं। वो फार्मर री इन्वेस्ट करता है, वो आपको और अच्छे प्रोडक्ट्स देता है। पर आप ये जब सुपर स्टोर चेन से कुछ खरीदते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स तो बहुत सुंदर लगेंगे, सब एक से लगेंगे, उनमें शाइन भी होगा, सुंदर बहुत लगेगा, पर वो बहुत ख़राब इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत दूर से आता है। तो उसको जब हार्वेस्ट किया जाता है तो वो कम्प्लीटली राइप नहीं होता, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं बिल्डअप होते हैं, ऊपर से वो पूरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है, फिर आर्टिफिशियली उसको हार्मोनल इंजेक्शन से राइप किया जाता है। तो एक तो उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, ऊपर से वो पूरा केमिकल है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ आपकी लाइफ। पैकिंग तक उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ होती जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, तो वो मतलब बिल्कुल ही जैसे अगर ये तो हमें बिल्कुल ही थोड़ा इस पे जोर डालना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि जो रीजनल और सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। अब लोग तरबूज खाते हैं विंटर्स में, आप सोच सकते हैं तरबूज विंटर्स में अगर बन रहे हैं या हमें मिल रहे हैं मार्केट में, तो वो कहाँ से आए होंगे? एवोकाडो है, न्यूजीलैंड से आया है, वो न्यूजीलैंड से कैसे ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स? तो थोड़ा सा एज अ कस्टमर हमको भी थोड़ा समझना चाहिए कि जैसे हम लोग पुराने परिवारों में हर सीजन का प्रोडक्ट खाओ, ये बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? इसलिए बोला जाता था क्योंकि हर सीजन के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको उस सीजन के इश्यूज से भी डील करने में हेल्प करते हैं, बचाते हैं। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा एजुकेशन इस तरफ बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हम इनकरेज करें। श्रुति जी के कहने का मतलब जैसे हम गर्मी में तरबूज खाते हैं तो तरबूज हमारे बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ाता है जो गर्मी से लड़ने में मदद करता है। बेल का शरबत और इसी तरह जाड़े में जो चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं वो उस सीजन के लिए हमारी मदद करती है। जैसे ज्वार बाजरा मिलेट्स की तरफ हम लोग को देखना चाहिए, रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए हम लोग को। ये तो मैं बहुत जनरल आपको बता रही हूँ, पर ये क्यों नहीं करना चाहिए? जितना प्रोडक्ट रिफाइन होता जाता है उतना वो खराब होता जाता है। तो ये रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए। जो हमारे रीजन के जो ऑयल है, जैसे हमारे यूपी में आपका मस्टर्ड ऑयल है, हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी करते हैं खैर, तो जो मस्टर्ड ऑयल है वो कच्ची धानी वाला यूज़ करना चाहिए, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अगर हम हीट से उसको प्रेस करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट 66% चले जाएंगे। तो कोल्ड प्रेस खरीदिए। और ये मैं नाम नहीं लूँगी, पर इतने ब्रांड्स हैं मार्केट में जो आपको मस्टर्ड ऑयल दे रहे हैं, उतने में आपको मस्टर्ड सीड्स भी नहीं आप उगा सकते, तो वो एकदम ही फेक है। उसमें आपका जो फ्लेवरिंग है और स्मेल वो अलग से डाला जाता है, वो सिंथेटिक है। इट इज़ वेरी बैड। तो रीजन का अपने जैसे साउथ में कोकोनट ऑयल है, इट इज़ वेरी गुड, बट हम कोकोनट ऑयल कम खाएं, थोड़ा सा डाइवर्स करके खाना भी पड़ता है, पर हम वो कोकोनट ऑयल साउथ इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए। हाँ, ग्राउंड नट ऑयल है, सेसमी ऑयल है, ये सारे एक तो कोल्ड प्रेस होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने रीजन का
खुद जो ऑयल होता है वो यूज़ करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल इज़ वेरी बैड। वनस्पति वगैरह जो मिलते हैं मार्केट में, मतलब दे आर रियली बैड फॉर हेल्थ। एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे मिथ हैं, लड़कों में भी हैं और लड़कियां और जो कैरियर बना रहे हैं उनमें तो बहुत ही है। आप क्या अपील करना चाहती हैं कि लोग एग्रीकल्चर से जुड़ें, क्योंकि फ्यूचर जो है इसका है और खाने के बिना जीवन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने शरीर का और अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ आगे तक जाता है। लास्ट तक हम अपने शरीर में ही रहते हैं लिटरली। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जो आज की पीढ़ी है, जो दिस जनरेशन, इनको लगता है एग्रीकल्चर तो मतलब इट्स अ वेरी पिछड़ी चीज़ है। उनको लगता है कि कौन मतलब फार्मर्स, आई कांट बी अ फार्मर, उनको ऐसे लगता है। बट काफ़ी लोग हैं जैसे बॉम्बे में, नासिक में, बेंगलोर में, इसका काफ़ी, जैसे सिक्किम हमारा एक स्टेट है, वो 100% ऑर्गेनिक है आज, वो नई जनरेशन की वजह से। भूटान कंट्री है, एस्टोनिया है, दे आर 100% ऑर्गेनिक। तो दिस इज़ जो ये नई जनरेशन है, इसने आगे बढ़ के पूरा सपोर्ट दिया है फार्मर्स को। एंड काफ़ी लोग जो हैं इस जनरेशन के, उनने अपना माइंडसेट उस तरफ डाला एंड वो काफ़ी इसको प्रमोट करते हैं, खुद भी करते हैं। स्विट्ज़रलैंड है आपका, श्रीलंका है, दे आर 90% ऑर्गेनिक। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द यंग जनरेशन। तो इंडिया में भी हमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर को लेके थोड़ा लोगों को बताना पड़ेगा कि आप छोटा स्टार्ट कीजिए, आप अपने घर में स्टार्ट कीजिए, कंपोस्टिंग कीजिए। कंपोस्टिंग कितना अच्छा होता है आपका, आप रिसाइकिल कर रहे हैं ना, और वो वापस आपका जा रहा है आपके प्लांट्स में, विच इज़ सो गुड। आपका किचन वेस्ट आप ले रहे हैं, जो आप वैसे फेंक देते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो आप यूज़ कीजिए कंपोस्ट बनाने में, आप रिसाइकिल कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो एंड वो आपके प्लांट्स को ही नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी आगे कितना अच्छा होगा। आजकल की जनरेशन अर्थवर्म्स देखती है, बीज देखती है, वो इतना भागते हैं, उनको इतना डर लगता है। क्यों? हम लोग को तो नहीं डर लगता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, उनने देखा नहीं। अब मैं अपनी लड़की को फार्म अपने ले जाती हूँ, उसको इतना अच्छा लगता है, उसको पेड़ पे चढ़ाती हूँ, वो तितलियाँ देख के खुश होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। जब बीज आती है, थोड़ा डरती भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं डरती। एक बार उसको काट लिया था तो तब से थोड़ा डरने लगी है। बट मैं उसको इनकरेज करती हूँ कि वो नेचर से एक इंटरेक्ट करे, वो समझे कि नेचर, हम नेचर का पार्ट है, हम इससे अलग होके नहीं रह सकते। तो हम लोग को अपने बच्चों में ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप की एग्रीकल्चर और नेचर से जोड़ना जरूरी है। तभी हमारी आने वाली पीढ़ी आगे काम करेगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आपका भी शुक्रिया। आप देखते रहिए, तो हम आपको इसी तरह नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, जिनके विचारों से आप समाज को जान रहे होंगे। और एक जागरूकता अभियान है, आप सभी इसमें हिस्सा लीजिए, जिससे हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, सेहतमंद हो और हर तरीके की बीमारियों से मुक्त हो। शुक्रिया, धन्यवाद।